वर्चस्व के लिए आंग्ल मराठा संघर्ष। मराठों का उदय। जैसे ही मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, साम्राज्य के सबसे कट्टर और सबसे कठोर विरोधियों में से एक, मराठों को सत्ता में उठने का मौका मिला। उन्होंने देश के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित किया। इसके अलावा उन्हें उन क्षेत्रों से भी श्रद्धांजलि मिली जो सीधे उनके नियंत्रण में नहीं थे। 18वीं शताब्दी के मध्य तक वे उत्तर भारतीय साम्राज्य के शासक बनने की सोच में लाहौर में थे और मुगलों के दरबार में किंगमेकर की भूमिका निभा रहे थे। हालांकि पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761, जिसमें वे अहमद शाह अब्दाली से हार गए थे, ने स्थिति बदल दी। वे फिर से संगठित हो गए, अपनी ताकत हासिल कर ली और एक दशक के भीतर भारत में सत्ता की स्थिति हासिल कर ली। बाजीराव प्रथम 1720-40 सबसे महान माने जाते हैं। पेशवाओं ने तेजी से फैलती मराठा शक्ति का प्रबंधन करने के लिए प्रमुख मराठा प्रमुखों का एक संघ शुरू किया था और कुछ हद तक सेनापति दाबोडी के नेतृत्व में मराठों पेशवा ब्राह्मण थे कि क्षत्रिय वर्ग को खुश करते थे। मराठा संघ की व्यवस्था के तहत एक प्रमुख के अधीन प्रत्येक प्रमुख परिवार को एक प्रभाव क्षेत्र सौंपा गया था, जिसे वह जीतना और शासन करना चाहता था, लेकिन तत्कालीन मराठा राजा शाहू के नाम पर। प्रमुख रूप से उभरे मराठा परिवार थे आई बड़ौदा के गायकवाड़, ई नागपुर के भोसले, ई इंदौर के होलकर, इव ग्वालियर के सिंधिया और वी पूना के पेशवा। बाजीराव प्रथम से माधवराव प्रथम तक के संघ ने सौहार्दपूर्ण ढंग से काम किया, लेकिन पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ने सब कुछ बदल दिया। पानीपत में हार और बाद में 1772 में युवा पेशवा माधवराव प्रथम की मृत्यु ने संघ पर पेशवाओं के नियंत्रण को कमजोर कर दिया। यद्यपि संघ के प्रमुख ब्रिटिशों 1775-82 के विरुद्ध कभी कभी एकजुट हो जाते थे, अधिक बार वे आपस में झगड़ते थे। मराठा राजनीति में अंग्रेजों का प्रवेश 18वीं शताब्दी की अंतिम तिमाही और 19वीं शताब्दी की पहली तिमाही के बीच के वर्षों में मराठों ने देखा और अंग्रेजों का राजनीतिक वर्चस्व के लिए 3 बार संघर्ष हुआ। अंत में अंग्रेजों की जीत हुई। इन संघर्षों का कारण अंग्रेजों की अत्यधिक महत्वाकांक्षा और मराठों का विभाजित घर था, जिसने अंग्रेजों को अपने उद्यम में सफलता की आशा करने के लिए प्रोत्साहित किया। बंबई में अंग्रेज क्लाइव द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में की गई व्यवस्था की तर्ज पर एक सरकार स्थापित करना चाहते थे। इसलिए यह अंग्रेजों के लिए एक वांछित अवसर था जब एक उत्तराधिकार पर मतभेद ने मराठों को विभाजित कर दिया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775-82। पृष्ठभूमि 1772 में माधवराव की मृत्यु के बाद उनके भाई नारायण राव ने उन्हें 5वें पेशवा के रूप में उत्तराधिकारी बनाया। हालांकि नारायण राव के चाचा रघुनाथ राव ने अपने भतीजे की हत्या कर दी और खुद को अगले पेशवा के रूप में नामित किया, हालांकि वह कानूनी उत्तराधिकारी नहीं था। नारायण राव की विधवा गंगाबाई ने अपने पति की मृत्यु के बाद एक पुत्र को जन्म दिया। नवजात शिशु का नाम सवाई 1/4 माधवराव रखा गया और वह कानूनी रूप से अगला पेशवा था। नाना फडणवीस के नेतृत्व में 12 मराठा प्रमुखों 12 भाई ने शिशु को नए पेशवा के रूप में नामित करने और उसके लिए शासकों के रूप में शासन करने का प्रयास किया। सूरत और पुरंदर की संधियां रघुनाथ राव ने सत्ता में अपना पद छोड़ने के लिए अनिच्छुक होकर बंबई में अंग्रेजों से मदद मांगी और 1775 में सूरत की संधि पर हस्ताक्षर किए। संधि के तहत रघुनाथ राव ने सालसेट और बेसिन के क्षेत्रों को अंग्रेजों को सौंप दिया। राजस्व का एक हिस्सा सूरत और भरूच जिलों से प्राप्त होता है। बदले में अंग्रेजों को रघुनाथ राव को 2500 सैनिकों के साथ प्रदान करना था। भारत के दूसरी ओर ब्रिटिश कलकत्ता परिषद ने सूरत की संधि 1775
की निंदा की और कर्नल अपटन को इसे रद्द करने के लिए पुणे भेजा और रीजेंसी के साथ एक नई संधि, पुरंदर की संधि 1776 बनाने के लिए रघुनाथ को त्याग दिया और उसे एक वादा किया। पेंशन। बॉम्बे सरकार ने इसे खारिज कर दिया और रघुनाथ को शरण दी। 1777 में नाना फडणवीस ने पश्चिमी तट पर फ्रांसीसी को एक बंदरगाह देकर कलकत्ता परिषद के साथ अपनी संधि का उल्लंघन किया। अंग्रेजों ने पुणे की ओर एक बल भेजकर जवाबी कार्रवाई की। युद्ध का कोर्स। अंग्रेजी और मराठा सेना पुणे के बाहरी इलाके में मिले। हालांकि मराठा सेना के पास अंग्रेजों की तुलना में सैनिकों की संख्या अधिक थी, लेकिन बाद में उनके पास अत्यधिक श्रेष्ठ गोला बारूद और तोपें थीं। हालांकि मराठा सेना की कमान महादजी सिंधिया, जिसे महादजी शिंदे के नाम से भी जाना जाता है, नामक एक शानदार सेनापति ने संभाली थी। महादजी ने अंग्रेजी सेना को तालेगांव के पास घाटों, पर्वत दर्रे में फुसलाया और अंग्रेजों को चारों तरफ से फंसा लिया और खोपाली में अंग्रेजी आपूर्ति अड्डे पर हमला कर दिया। मराठों ने एक झुलसी हुई पृथ्वी नीति का भी उपयोग किया, खेत को जला दिया और कुओं को जहर दिया। जैसे ही अंग्रेजों ने तालेगांव को वापस लेना शुरू किया, मराठों ने हमला किया, उन्हें वडगांव गांव में पीछे हटने के लिए मजबूर किया। इधर मराठों द्वारा अंग्रेजी सेना को चारों तरफ से घेर लिया गया था और भोजन और पानी की आपूर्ति से काट दिया गया था। जनवरी 1779 के मध्य तक अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण कर दिया और वडगांव की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसने बॉम्बे सरकार को 1775 से अंग्रेजों द्वारा अधिग्रहित सभी क्षेत्रों को त्यागने के लिए मजबूर किया। सालबाई की संधि 1782 संघर्ष के पहले चरण की समाप्ति। बंगाल में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने वडगांव की संधि को खारिज कर दिया और कर्नल गोडार्ड के अधीन सैनिकों की एक बड़ी सेना भेजी, जिन्होंने फरवरी 1779 में अहमदाबाद पर कब्जा कर लिया और बेसिन में दिसंबर 1780 कैप्टन पोफेम के नेतृत्व में एक और बंगाल टुकड़ी ने अगस्त 1780 में ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। फरवरी 1781 में जनरल कैमैक के अधीन अंग्रेजों ने अंततः सिपरी में सिंधिया को हराया। सिंधिया ने पेशवा और अंग्रेजों के बीच एक नई संधि का प्रस्ताव रखा और मई 1782 में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। जून 1782 में हेस्टिंग्स द्वारा और फरवरी 1783 में फडणवीस द्वारा इसकी पुष्टि की गई। संधि ने दोनों पक्षों के बीच 20 वर्षों के लिए शांति की गारंटी दी। सालबाई की संधि के मुख्य प्रावधान थे: साल्सेटको के कब्जे में जारी रहना चाहिए। अंग्रेजी पुरंदर की संधि 1776 के बाद से जीते गए पूरे क्षेत्र, जिसमें बेसिन भी शामिल है, को मराठों को बहाल किया जाना चाहिए। गुजरात में फतेह सिंह गायकवाड़ को उस क्षेत्र के कब्जे में रहना चाहिए जो युद्ध से पहले उसके पास था और उसे पहले की तरह पेशवा की सेवा करनी चाहिए। अंग्रेजों को रघुनाथ राव को कोई और समर्थन नहीं देना चाहिए और पेशवा को उन्हें भरण पोषण भत्ता देना चाहिए। हैदर अली को अंग्रेजों और आरकोट के नवाब से लिया गया सारा क्षेत्र वापस कर देना चाहिए। अंग्रेजों को व्यापार में पहले की तरह विशेषाधिकार प्राप्त करने चाहिए। पेशवा को किसी अन्य यूरोपीय राष्ट्र का समर्थन नहीं करना चाहिए। पेशवा और अंग्रेजों को यह वचन देना चाहिए कि उनके कई सहयोगी एक दूसरे के साथ शांति से रहें। संधि की शर्तों के उचित पालन के लिए महादजी सिंधिया को आपसी गांठा होना चाहिए। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803-05 पृष्ठभूमि। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध पहले के समान परिस्थितियों में शुरू हुआ। 1795 में पेशवा माधवराव नारायण के आत्महत्या करने के बाद रघुनाथ राव के बेकार पुत्र बाजीराव द्वितीय पेशवा बन गए। बाजीराव द्वितीय के कटु शत्रु नाना फडणवीस मुख्यमंत्री बने।
मराठों के बीच मतभेदों ने अंग्रेजों को मराठा मामलों में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान किया। 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु ने अंग्रेजों को एक अतिरिक्त लाभ दिया। युद्ध का कोर्स 1 अप्रैल 1801 को पेशवा ने जसवंतराव के भाई, कुछ इतिहासकारों द्वारा यशवंतराव भी कहा जाता है, होलकर, विथुजी की बेरहमी से हत्या कर दी। एक उग्र जसवंत ने सिंधिया और बाजीराव द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के खिलाफ अपनी सेना को खड़ा कर दिया। उथल पुथल जारी रही और 25 अक्टूबर 1802 को जसवंत ने पेशवा और सिंधिया की सेनाओं को पूना के पास हडपसर में निर्णायक रूप से हराया और अमृतराव के पुत्र विनायकराव को पेशवा की सीट पर रखा। भयभीत बाजीराव द्वितीय भागकर बेसन भाग गया, जहां 31 दिसंबर 1802 को उसने अंग्रेजों के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए। बेसन की संधि 1802 संधि के तहत पेशवाओं ने सहमत आए कंपनी से एक देशी पैदल सेना, जिसमें 6000 से कम सैनिक शामिल नहीं हैं, प्राप्त करने के लिए फील्ड आर्टिलरी और यूरोपीय तोपखाने पुरुषों के सामान्य अनुपात के साथ अपने क्षेत्रों में स्थायी रूप से तैनात होने के लिए 26 लाख रुपए की आय वाले कंपनी क्षेत्रों को सौंपना। सूरत शहर को आत्मसमर्पण करने के लिए इफ्त निजाम के प्रभुत्व पर चौथ के सभी दावों को त्यागना। सभी मतभेदों में कंपनी की मध्यस्थता को स्वीकार करने के लिए उसके और निजाम या गायकवाड़ के बीच अपने रोजगार में किसी भी राष्ट्र के यूरोपीय लोगों को अंग्रेजों के साथ युद्ध में नहीं रखने के लिए और अन्य राज्यों के साथ अपने संबंधों के अधीन करने के लिए अंग्रेजों का नियंत्रण। पेशवा द्वारा सहायक गठबंधन को स्वीकार करने के बाद सिंधिया और भोसले ने मराठा स्वतंत्रता को बचाने का प्रयास किया, लेकिन आर्थर वेलेस्ली के तहत अंग्रेजों की अच्छी तरह से तैयार और संगठित सेना ने सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेनाओं को हरा दिया और उन्हें अंग्रेजों के साथ अलग अलग सहायक संधियों को समाप्त करने के लिए मजबूर किया। 1804 में यशवंतराव होलकर ने बनाने का प्रयास किया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए भारतीय शासकों का एक गठबंधन, लेकिन उनका यह प्रयास असफल साबित हुआ। मराठा पराजित हुए, अंग्रेजों के अधीन हो गए और एक दूसरे से अलग थलग पड़ गए। भोसले की हार दिसंबर 17, 1803, देवगांव की संधि सिंधिया की हार 30 दिसंबर 1803, सुरजी अंजनगांव की संधि और होलकर की हार 1806, राजपुर घाट की संधि। बेसिन की संधि का महत्व माना जाता है कि इस संधि पर एक पेशवा द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे जिसके पास राजनीतिक अधिकार नहीं था, लेकिन अंग्रेजों द्वारा किए गए लाभ बहुत अधिक थे। मराठा क्षेत्र में अंग्रेजी सैनिकों को स्थायी रूप से रखने का प्रावधान बहुत सामरिक लाभ का था। कंपनी के पास पहले से ही मैसूर, हैदराबाद और लखनऊ में सैनिक थे। पूना को सूची में शामिल करने का मतलब था कि कंपनी के सैनिक अब अधिक समान रूप से फैले हुए थे और आवश्यकता के समय में बिना किसी देरी के किसी भी स्थान पर ले जाया जा सकता था। हालांकि बेसिन की संधि ने भारत को एक थाली में कंपनी को नहीं सौंपा, यह उस दिशा में एक बड़ा विकास था। कंपनी अब अपने प्रभाव क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए अच्छी स्थिति में थी। परिस्थितियों में यह अवलोकन की संधि ने अंग्रेजों को भारत की कुंजी दी। अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकता है, लेकिन समझ में आता है। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817-19। पृष्ठभूमि: लॉर्ड हेस्टिंग्स के पास ब्रिटिश सर्वोच्चता थोपने की साम्राज्यवादी योजना थी। 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन में व्यापार का एकाधिकार चाय को छोड़कर समाप्त हो गया और इसलिए कंपनी को और अधिक बाजारों की आवश्यकता थी। कई जातियों और वर्गों से बनी पिंडारी भाड़े के सैनिकों के रूप में मराठा सेनाओं से जुड़ी हुई थी। जब मराठा कमजोर हो गए तो पिंडारियों को नियमित रोजगार नहीं मिल सका।
परिणामस्वरूप उन्होंने कंपनी सहित पड़ोसी क्षेत्रों को लूटना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने मराठों पर पिंडारियों को आश्रय देने का आरोप लगाया। अमीर खान और करीम खान जैसे पिंडारी नेताओं ने आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि चिटू खान जंगलों में भाग गया। बेसिन की संधि, जिसे एक सिफर पेशवा के साथ एक संधि के रूप में वर्णित किया गया, ने अन्य मराठा नेताओं की भावनाओं को आहत किया। उन्होंने संधि को स्वतंत्रता के पूर्ण समर्पण के रूप में देखा। पिंडारियों के खिलाफ लॉर्ड हेस्टिंग्स की कार्रवाई को मराठों की संप्रभुता के उल्लंघन के रूप में देखा गया। उन्होंने एक बार फिर मराठा संघ को एकजुट करने का काम किया। एक पश्चाताप करने वाले बाजीराव द्वितीय ने 1817 में तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान मराठा प्रमुखों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट करके अंतिम बोली लगाई। युद्ध का कोर्स। पेशवा ने पूना में ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमला किया। नागपुर के अप्पा साहिब ने नागपुर में निवास पर हमला किया और होलकर ने युद्ध की तैयारी की। लेकिन तब तक मराठों ने लगभग उन सभी तत्वों को खो दिया था जो एक शक्ति के विकास के लिए आवश्यक हैं। सभी मराठा राज्यों की राजनीतिक और प्रशासनिक स्थितियां भ्रमित और अक्षम थीं। जसवंतराव होलकर की मृत्यु के बाद होलकर की पसंदीदा मालकिन तुलसीबाई पूना में मामलों के शीर्ष पर आई। एक चतुर और बुद्धिमान महिला होने के बावजूद वह ठीक से राज्य का प्रशासन नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह बलराम सेठ और अमीर खान जैसे कुछ अयोग्य पुरुषों से प्रभावित थी। नागपुर में भोंसले और ग्वालियर में सिंधिया भी कमजोर हो गए थे, तो अंग्रेजों ने जोर से पलटवार किया। पेशवा को अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करने देने में सफल रहा। फिर से मराठा संघ पर परिणाम, पेशवा खिड़की में, भोसले सीताबुर्जी में और होलकर महिदपुर में पराजित हुए। कुछ महत्वपूर्ण संधियों पर हस्ताक्षर किए गए। वे थे: जून 1817 पेशवा के साथ पूना की संधि, नवंबर 1817 सिंधिया के साथ ग्वालियर की संधि, जनवरी 1818 होलकर के साथ मंदसौर की संधि। जून 1818 में पेशवा ने अंततः आत्मसमर्पण कर दिया और मराठा संघ को भंग कर दिया गया। पेशवाशिप समाप्त कर दी गई। पेशवा बाजीराव कानपुर के पास बेठूर में एक ब्रिटिश अनुचर बन गए। शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को पेशवा के प्रभुत्व से बनी एक छोटी सी रियासत सतारा का शासक बनाया गया था। मराठा क्यों हारे? अंग्रेजों द्वारा मराठों की हार के कई कारण थे। मुख्य कारण इस प्रकार थे: अयोग्य नेतृत्व। मराठा राज्य चरित्र में निरंकुश था। राज्य के मुखिया के व्यक्तित्व और चरित्र का राज्य के मामलों पर बहुत प्रभाव पड़ता था। लेकिन दुर्भाग्य से बाद के मराठा नेता बाजीराव द्वितीय, दौलतराव सिंधिया और जसवंतराव होलकर बेकार और स्वार्थी नेता थे। वे एल्फिंस्टन, जॉन मैल्कम और आर्थर वेलेस्ली, जिन्होंने बाद में नेपोलियन को जीतने के लिए अंग्रेजों का नेतृत्व किया, जैसे अंग्रेजी अधिकारियों के लिए कोई मुकाबला नहीं था। मराठा राज्य की दोषपूर्ण प्रकृति। मराठा राज्य के लोगों का सामंजस्य जैविक नहीं बल्कि कृत्रिम और आकस्मिक था और इसलिए अनिश्चित था। शिवाजी के दिनों से ही सुविचारित, संगठित सांप्रदायिक सुधार, शिक्षा के प्रसार या लोगों के एकीकरण के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था। मराठा राज्य का उदय धार्मिक राष्ट्रीय आंदोलन पर आधारित था। मराठा राज्य का यह दोष उस समय स्पष्ट हो गया जब उन्हें पश्चिम के सर्वोत्तम पैटर्न पर संगठित एक यूरोपीय शक्ति से संघर्ष करना पड़ा। ढीली राजनीतिक व्यवस्था। मराठा साम्राज्य छत्रपति और बाद में पेशवा के नेतृत्व में एक ढीला संघ था। गायकवाड़, होलकर, सिंधिया और भोसले जैसे शक्तिशाली प्रमुखों ने अपने लिए अर्ध स्वतंत्र राज्यों की रचना की और सेवा का भुगतान किया। पेशवा का अधिकार। इसके अलावा संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच अपूरणीय शत्रुता मौजूद थी। मराठा सरदार अक्सर किसी न किसी का पक्ष लेते थे। मराठा सरदारों के बीच एक सहकारी भावना की कमी मराठा राज्य के लिए हानिकारक साबित हुई।
इव अवर सैन्य प्रणाली हालांकि व्यक्तिगत कौशल और वीरता से भरपूर, सेना के संगठन में, युद्ध के हथियारों में, अनुशासित कार्रवाई में और प्रभावी नेतृत्व में मराठा अंग्रेजों से कमतर थे। विभाजित कमान की केंद्रापसारक प्रवृत्तियों ने मराठा विफलताओं में से अधिकांश के लिए जिम्मेदार ठहराया। रैंकों में विश्वासघात मराठा ताकतों को कमजोर करने में सहायक था। मराठों द्वारा युद्ध की आधुनिक तकनीकों को अपनाना अपर्याप्त था। मराठों ने तोपखाने के सर्वोपरि महत्व की उपेक्षा की। हालांकि पूना सरकार ने एक तोपखाना विभाग की स्थापना की, लेकिन इसने शायद ही प्रभावी ढंग से काम किया। अस्थिर आर्थिक नीति मराठा नेतृत्व समय की बदलती जरूरतों के अनुरूप एक स्थिर आर्थिक नीति विकसित करने में विफल रहा। कोई उद्योग या विदेशी व्यापार के उद्घाटन नहीं थे, इसलिए मराठाओं की अर्थव्यवस्था एक स्थिर राजनीतिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं थी। सुपीरियर इंग्लिश डिप्लोमेसी एंड एस्पिनेज अंग्रेजों के पास सहयोगियों को जीतने और दुश्मन को अलग थलग करने के लिए बेहतर कूटनीतिक कौशल था। मराठा सरदारों के बीच फूट ने अंग्रेजों के कार्य को सरल बना दिया। कूटनीतिक श्रेष्ठता ने अंग्रेजों को लक्ष्य के खिलाफ त्वरित आक्रमण करने में सक्षम बनाया। मराठों की अज्ञानता और अपने दुश्मन के बारे में जानकारी की कमी के विपरीत, अंग्रेजों ने अपने दुश्मनों की क्षमता, ताकत, कमजोरियों और सैन्य तरीकों का ज्ञान इकट्ठा करने के लिए एक अच्छी तरह से बुनी हुई जासूसी प्रणाली को बनाए रखा। प्रगतिशील अंग्रेजी आउटलुक अंग्रेजी थे। पुनर्जागरण की ताकतों द्वारा उनका कायाकल्प किया गया, उन्हें मुक्त किया गया जच की बेड़ियों से। वे अपनी ऊर्जा वैज्ञानिक आविष्कारों, व्यापक समुद्री यात्राओं और उपनिवेशों के अधिग्रहण के लिए समर्पित कर रहे थे। दूसरी ओर, भारतीय अभी भी पुराने हठधर्मिता और धारणाओं द्वारा चिन्हित मध्ययुगीनता में डूबे हुए थे। मराठा नेताओं ने राज्य के सांसारिक मामलों पर बहुत कम ध्यान दिया। पुरोहित वर्ग के प्रभुत्व के आधार पर पारंपरिक सामाजिक पदानुक्रम को बनाए रखने के आग्रह ने साम्राज्य के संघ को कठिन बना दिया। अंत में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अंग्रेजों ने एक विभाजित घर पर हमला किया, जो कुछ धक्का देने के बाद ढहने लगा। सिंधी की विजय। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में अंग्रेजों ने सिंध में रुचि दिखाना शुरू कर दिया, जहां उन्होंने 1630 में मुगल सम्राट के एक फरमान द्वारा अधिकृत कुछ व्यापार सुविधाओं का आनंद लिया। फरमान ने सिंध के बंदरगाहों में अंग्रेजों को ऐसे विशेषाधिकार प्रदान किए, जिनका उन्होंने अन्यत्र आनंद लिया। तालपुर जमीरों का उदय। 18वीं शताब्दी में तालपुर के अमीरों के शासन से पहले सिंध पर कल्लोरा प्रमुखों का शासन था। 1758 में कलरा राजकुमार गुलाम शाह द्वारा दिए गए परवाना के कारण थट्टा में एक अंग्रेजी कारखाना बनाया गया था। 1761 में गुलाम शाह ने अपने दरबार में एक अंग्रेज के आने पर न केवल पिछली संधि की पुष्टि की, बल्कि अन्य यूरोपीय लोगों को भी वहां व्यापार करने से बाहर कर दिया। 1775 तक अंग्रेजों को इस लाभ का लाभ मिला, जब एक अमित्र शासक सरफराज खान ने अंग्रेजों को अपना कारखाना बंद कर दिया। 1770 के दशक में तालपुर नामक एक बलूच जनजाति पहाड़ियों से उतरी और सिंध के मैदानी इलाकों में बस गई। वे उत्कृष्ट सैनिक होने के साथ साथ कठिन जीवन के अनुकूल भी थे। उन्होंने बहुत प्रभाव हासिल कर लिया और जल्द ही नए क्षेत्र में सत्ता हथिया ली। 1783 में मीर फतह अली खान के नेतृत्व में तापुरों ने सिंध पर पूर्ण अधिकार स्थापित कर लिया और कल्लोरा राजकुमार को निर्वासन में भेज दिया। तत्कालीन दुर्रानी सम्राट ने मीर फतह खान के दावों की पुष्टि की और बाद वाले को अपने भाइयों, मीर के भाइयों, जिन्हें 4 यार के नाम से जाना जाता है, के साथ देश साझा करने का आदेश दिया। 1800 में जब मीर फतह की मृत्यु हुई, तो 4 यार ने खुद को अमीर या सिंध के लॉर्ड्स कहते हुए राज्य को आपस में बांट लिया। इन अमीरों ने हर तरफ अपना आधिपत्य बढ़ाया। उन्होंने जोधपुर के राजा से अमरकोट,
लूज के प्रमुख से कराची और अफगानों से शेखरपुर और बुका पर विजय प्राप्त की। सिंधी पर क्रमिक चढ़ाई। 18वीं शताब्दी के अंत में एक आम धारणा यह थी कि नेपोलियन टीपू सुल्तान के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण करने की साजिश रच रहा था। 1799 में वाणिज्यिक संबंधों को पुनर्जीवित करने के लॉर्ड वेलेस्ली के प्रयासों के पीछे सिंध के साथ फ्रांसीसी टीपू सुल्तान और काबुल सम्राट शाह जमान के गठबंधन का विरोध करने का छिपा उद्देश्य था। फतेह अली खान के साथ बातचीत शुरू हुई, लेकिन टीपू सुल्तान के प्रभाव और स्थानीय व्यापारियों की ईर्ष्या के कारण हैदराबाद सिंध में ब्रिटिश विरोधी पार्टी की सहायता से अक्टूबर 1800 में अमीर ने ब्रिटिश एजेंट को 10 दिनों के भीतर सिंध छोड़ने का आदेश दिया। ब्रिटिश एजेंट कोवा ने सिंध छोड़ दिया और कंपनी को चुपचाप अपमान सहना पड़ा। अनंत मित्रता की संधि। जून 1807 में रूस के सिकंदर प्रथम के साथ तिलसिट का गठबंधन नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा शामिल किया गया था। गठबंधन ने अपनी एक शर्त के रूप में भूमि मार्ग से भारत पर एक संयुक्त आक्रमण किया था। अब अंग्रेज रूस और ब्रिटिश भारत के बीच एक अवरोध पैदा करना चाहते थे। इसे प्राप्त करने के लिए लॉर्ड मिंटो ने गठबंधन बनाने के लिए विभिन्न प्रमुख व्यक्तियों के नेतृत्व में 3 प्रतिनिधिमंडल भेजे। तदनुसार मेटकाफ को लाहौर, एल्फिंस्टन को काबुल और मैल्कम को तेहरान भेजा गया। सिंध का दौरा निकोलस स्मिथ ने किया, जो एक रक्षात्मक व्यवस्था समाप्त करने के लिए अमीरों से मिले। वार्ता के बाद अमीरों ने एक संधि पर सहमति व्यक्त की, अंग्रेजों के साथ उनकी पहली संधि। शाश्वत मित्रता का दावा करने के बाद दोनों पक्ष सिंध से फ्रांसीसी को बाहर करने और एक दूसरे के दरबार में एजेंटों का आदान प्रदान करने पर सहमत हुए। 1818 में मराठा संघ की अंतिम हार के बाद अमेरिकियों को छोड़कर और कच्छ के पक्ष में कुछ सीमा विवादों को हल करने के साथ संधि को 1820 में नवीनीकृत किया गया था। 1832 की संधि। 1832 में विलियम बेंटिक ने अमीरों के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए कर्नल पोर्टिंगर को सिंध भेजा। संधि के प्रावधान इस प्रकार थे। आय सिंध के माध्यम से अंग्रेजी व्यापारियों और यात्रियों को मुफ्त मार्ग की अनुमति दी जाएगी और व्यापारिक उद्देश्यों के लिए सिंधु का उपयोग किया जाएगा। हालांकि कोई युद्धपोत नहीं चलेगा और न ही युद्ध के लिए कोई सामग्री ले जाया जाएगा। कोई भी अंग्रेज व्यापारी सिंध में नहीं बसेगा और यात्रियों के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता होगी। अमीरों द्वारा टैरिफ दरों में बदलाव किया जा सकता है यदि उच्च पाया जाता है और कोई सैन्य बकाया या टोल की मांग नहीं की जाएगी। कच्छ के लुटेरों को मारने के लिए अमीर जोधपुर के राजा के साथ मिलकर काम करेंगे। पुरानी संधियों की पुष्टि हो गई और पक्ष एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करेंगे। लॉर्ड ऑकलैंड और सिंधी। लॉर्ड ऑकलैंड, जो 1836 में गवर्नर जनरल बने, ने सिंध को संभावित रूसी आक्रमण से भारत को बचाने के दृष्टिकोण से देखा और अफगानों पर एक प्रतिकार प्रभाव प्राप्त करने की कामना की। पंजाब में रणजीत सिंह इस संबंध में जबरदस्ती का विरोध करने के लिए काफी मजबूत थे, लेकिन अमीर नहीं थे। इस प्रकार अंग्रेजों का विचार था कि उन्हें अफगानिस्तान पर अपनी योजनाओं के लिए आवश्यक पहले कदम के रूप में सिंध में अपनी स्थिति को मजबूत करना होगा। उन्हें एक अवसर मिला जब रणजीत सिंह ने सिंध, रोजन के एक सीमावर्ती शहर पर कब्जा कर लिया और पोर्टिंगर को अमीरों के साथ एक नई संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए हैदराबाद भेजा गया। संधि ने अमीरों को इस शर्त पर सुरक्षा की पेशकश की कि कंपनी के सैनिकों को अमीर के खर्च पर राजधानी में रखा जाएगा या वैकल्पिक रूप से अंग्रेजों को बदले में उपयुक्त रियायतें दी जाएंगी। अमीरों ने शुरू में इनकार कर दिया, लेकिन बाद में 1838 में संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए अनिच्छा से सहमत हुए जब रणजीत सिंह को दूसरों से मदद मिलने की संभावना की ओर इशारा किया गया। संधि ने अंग्रेजों को अमीरों और सिखों के बीच विवादों में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी और साथ ही एक ब्रिटिश निवासी की उपस्थिति स्थापित करने की अनुमति दी,
जो अंग्रेजी सैनिकों द्वारा अनुरक्षित कहीं भी जा सकता था। इस प्रकार 1838 में सिंध को एक ब्रिटिश संरक्षक में बदल दिया गया था। 1838 की त्रिपक्षीय संधि अफगान समस्या, जैसा कि अंग्रेजों ने इसकी कल्पना की थी, को संबोधित करने के लिए कंपनी ने और दोहराव का सहारा लिया। सबसे पहले उन्होंने रणजीत सिंह को जून 1838 में एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी किया, जिसमें अमीरों के साथ अपने विवादों में ब्रिटिश मध्यस्थता से सहमत हुए और फिर बनाया। राय ऑकलैंड और उनके मंत्रिमंडल की जांच के तहत भारत में ब्रिटिश नीति पहले से कहीं अधिक निचले स्तर की बेईमानी थी और स्पष्ट तथ्य यह है कि इस समय से सिंध के साथ व्यवहार, हालांकि राजनीतिक रूप से समीचीन था, नैतिक रूप से रक्षात्मक था। पी. रॉबर्ट्स सम्राट शाह शुजा ने सिंध पर अपने संप्रभु अधिकारों को छोड़ दिया, बशर्ते कि बकाया श्रद्धांजलि का भुगतान किया गया हो। श्रद्धांजलि की सही मात्रा अंग्रेजी द्वारा निर्धारित की जानी थी, जिसका मुख्य उद्देश्य अफगान साहसिक कार्य के लिए वित्त प्राप्त करना और अमीरों के क्षेत्र को इतना प्राप्त करना था कि सिंध के माध्यम से अफगानिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन की एक पंक्ति को सुरक्षित कर सके। सिंध ने सहायक गठबंधन को स्वीकार किया। 1839 कंपनी का इरादा अमीरों को पैसे देने के लिए राजी करना या मजबूर करना था और 1832 की संधि में उस लेख को निरस्त करने के लिए भी सहमति देना था, जिसने सिंध में अंग्रेजी सैनिकों की आवाजाही को भूमि या नदी द्वारा प्रतिबंधित कर दिया था। B.L. ग्रोवर लिखते हैं, बेहतर बल की धमकी के तहत अमीरों ने फरवरी 1839 में एक संधि स्वीकार की, जिसके द्वारा शिकारपुर और बोका में एक ब्रिटिश सहायक बल तैनात किया गया था और सिंध के अमीरों को कंपनी के रखरखाव के लिए सालाना 3 लाख रुपए का भुगतान करना था। सैनिक इसके बाद अमीरों को कंपनी की जानकारी के बिना विदेशी राज्यों के साथ कोई भी बातचीत करने से रोक दिया गया था। इसके अलावा उन्हें कंपनी की सैन्य आपूर्ति के लिए कराची में एक भंडार कक्ष प्रदान करना था। इसके अलावा सिंधु पर सभी टोल को समाप्त करना था और ऐसा करने के लिए अफगान युद्ध के लिए एक सहायक बल प्रस्तुत करना था। सिंध का आत्मसमर्पण सिंध की धरती पर लड़ा गया पहला आंग्लो अफगान युद्ध 1839-42 सिंध के अमीरों को कभी पसंद नहीं आया। न ही उन्हें अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सैनिकों की उपस्थिति पसंद थी। हालांकि संधि के तहत उन्हें इस सब के लिए भुगतान करने के लिए कहा गया, जो उन्होंने किया। उन्हें उनकी सेवाओं के लिए पुरस्कृत या धन्यवाद नहीं दिया गया था, लेकिन उन पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ शत्रुता और अप्रसन्नता का आरोप लगाया गया था। अमीरों पर अंग्रेजों के खिलाफ देशद्रोही गतिविधियों का आरोप लगाया गया था और एलेनबोरो अफगान युद्ध पराजय के कारण एक अनिश्चित स्थिति में रखा गया था, ने एक नई संधि पर बातचीत करने के लिए आउटराम को सिंध भेजा। इस संधि के तहत अमीरों को महत्वपूर्ण प्रांतों को उनके पिछले अपराधों की कीमत के रूप में सिंधु पर चलने वाले कंपनी के स्टीमर को ईंधन की आपूर्ति करने और सिक्कों को ढोना बंद करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा एक उत्तराधिकार विवाद में अंग्रेजों ने नेपियर के माध्यम से हस्तक्षेप किया और एक युद्ध शुरू कर दिया जब अमीरों ने विद्रोह कर दिया। पूरे सिंध ने थोड़े समय के भीतर आत्मसमर्पण कर दिया और अमीरों ने विचारों, हमें एससीएच को देखने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी हम ऐसा करते हैं, और एक बहुत ही उपयोगी इस्तेमाल किया हुआ दुष्टता का यह टुकड़ा चार्ल्स मैपियर होगा, जो ऐसे क्रूर अत्याचारियों अमीरा को हटाने के लिए इंग्लैंड की महानता के योग्य था। सिंध की विजय इसलिए नहीं है। अधर्म। चार्ल्स नेपलर। मैं आपकी नीति से बीमार हूँ। मैं यह नहीं कहूँगा कि तुम्हारा सबसे अच्छा है, लेकिन निस्संदेह सबसे छोटा है। तलवार का जेम्स आउटराम, नेपलर के डिप्टी। यह सिंध के कब्जे का समय है। बंदी बनाकर सिंध से भगा दिया गया। 1843 में गवर्नर जनरल एलेनबरो के तहत
सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया था और चार्ल्स नेपियर को इसका पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था। सिंधी विजय की आलोचना। इतिहासकार आमतौर पर अंग्रेजों द्वारा सिंध के अधिग्रहण की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। विलय के कारणों को जानबूझकर निर्मित किया गया था। भारत पर ब्रिटिश विजय के कई प्रकरणों की तरह अफगान युद्ध भी बदमाशी की रणनीति और छल की कहानी है। हालांकि प्रथम अफगान युद्ध के उदाहरण में प्रतिष्ठा के इसी नुकसान के साथ अंग्रेजों को अफगानों के हाथों बुरी तरह से नुकसान उठाना पड़ा। इसके लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए उन्होंने सिंध पर कब्जा कर लिया, जिसने एल्फिंस्टन को टिप्पणी करने के लिए प्रेरित किया। अफगानिस्तान से आकर एक धमकाने वाले के दिमाग में आया, जिसे सड़क पर दस्तक दी गई और बदला लेने के लिए अपनी पत्नी को मारने के लिए घर चला गया। पंजाब की विजय। सिखों के अधीन पंजाब का एकीकरण अंतिम सिख गुरु गोबिंद सिंह की हत्या के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों के एक वर्ग ने बहादुर शाह के शासन के दौरान मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 1715 में बंदा बहादुर को फर्रुखसिया द्वारा पराजित किया गया और 1716 में उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इस प्रकार सिख राज्य एक बार फिर बन गया। नेतृत्वहीन और बाद में दो समूहों बंदाई उदार और तात खालसा रूढ़िवादी में विभाजित हो गया। अनुयायियों के बीच यह दरार 1721 में भाई मनी सिंह के प्रभाव में समाप्त हो गई। बाद में 1784 में कपूर सिंह फैजुल्लापुरिया ने सिख धर्म के अनुयायियों को राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से एकजुट करने के उद्देश्य से दल खालसा के तहत सिखों को संगठित किया। खालसा का पूरा शरीर दो वर्गों में बना था, बुढ़ा दल दिग्गजों की सेना और तरुणा दल युवाओं की सेना। मुगलों की कमजोरी और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने पंजाब में एक सामान्य भ्रम और अराजकता पैदा कर दी। इन राजनीतिक परिस्थितियों ने संगठित दल खालसा को और मजबूत करने में मदद की। सिखों को मिसलों में समेकित किया गया, जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ सैन्य भाईचारे थे। मिस्ल एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है समान या समान। मिस्ल का एक अन्य अर्थ राज्य है। 1763 से 1773 की अवधि के दौरान पूर्व में सहारनपुर से लेकर पश्चिम में अटक तक, उत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर दक्षिण में मुल्तान तक सिख सरदारों के अधीन पंजाब क्षेत्र पर कई मिसलों ने शासन करना शुरू कर दिया। सुकरचकिया मिसल और रंजीत सिंह 2 नवंबर 1780 के जन्म के समय 12 महत्वपूर्ण मिसलें थीं। अहलुवालिया, भंगी, दल्लेवालिया, फैजुल्लापुरिया, कन्हैया, क्रोरा सिंघिया, नक्कई, निशानिया, फुलकिया, रामगढ़िया, सुखारचकिया और शहीद। एक मिसल का केंद्रीय प्रशासन गुरुमता संघ पर आधारित था, जो अनिवार्य रूप से एक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था थी। रंजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के नेता महान सिंह के पुत्र थे। महान सिंह की मृत्यु तब हुई जब रंजीत सिंह केवल 12 वर्ष के थे। लेकिन रंजीत सिंह ने राजनीतिक मामलों में एक प्रारंभिक कौशल दिखाया। 18वीं शताब्दी के अंत में सभी महत्वपूर्ण मिसल सुकरचकिया को छोड़कर विघटन की स्थिति में थी। अगले 3 दशकों तक चले सत्ता संघर्ष के कारण अफगानिस्तान भी गृहयुद्ध की चपेट में आ गया था। पड़ोसी क्षेत्रों में इन घटनाओं का पूरी तरह से रंजीत सिंह द्वारा शोषण किया गया, जिन्होंने रक्त और लोहे की क्रूर नीति का पालन किया और मध्य पंजाब में अपने लिए एक राज्य बनाया। 1799 में रंजीत सिंह को लाहौर के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। अफगानिस्तान के शासक जमान शाह। 1805 में रंजीत सिंह ने जम्मू और अमृतसर का अधिग्रहण किया और इस प्रकार पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर रंजीत सिंह के शासन में आ गई। उन्होंने डोगरा और नेपाली के साथ भी अच्छे संबंध बनाए रखे और उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया। रंजीत सिंह और अंग्रेज।
भूमि मार्ग के माध्यम से भारत के संयुक्त फ्रेंच को रूसी आक्रमण की संभावनाओं ने अंग्रेजों को चिंतित कर दिया था। 1807 में लॉर्ड मिंटो ने चार्ल्स मेटकाफ को लाहौर भेजा। रणजीत सिंह ने मेटकाफ के आक्रामक और रक्षात्मक गठबंधन के प्रस्ताव को इस शर्त पर स्वीकार करने की पेशकश की कि सिख अफगान युद्ध के मामले में अंग्रेज तटस्थ रहेंगे और रणजीत सिंह को मालवा, सियाचिन, सतलज सहित पूरे पंजाब का शासक मानेंगे। प्रदेशों। हालांकि वार्ता विफल रही। बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य में जिसमें नेपोलियन का खतरा टल गया और अंग्रेज अधिक मुखर हो गए, रणजीत सिंह कंपनी के साथ अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो गए। अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि इसके तात्कालिक और संभावित प्रभावों के लिए महत्वपूर्ण थी। इसने सतलुज नदी को अपने प्रभुत्व और कंपनी की सीमा रेखा के रूप में स्वीकार करके पूरे सिख राष्ट्र पर अपने शासन का विस्तार करने के लिए रणजीत सिंह की सबसे पोषित महत्वाकांक्षाओं में से एक की जांच की। अब उसने अपनी ऊर्जा को पश्चिम की ओर निर्देशित किया और मुल्तान 1818, कश्मीर 1819 और पेशावर 1834 पर कब्जा कर लिया। जून 1838 में रणजीत सिंह को अंग्रेजों के साथ त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए राजनीतिक मजबूरियों से मजबूर किया गया था। हालांकि उन्होंने दोस्त मोहम्मद अफगान अमीर पर हमला करने के लिए अपने क्षेत्रों के माध्यम से ब्रिटिश सेना को मार्ग देने से इनकार कर दिया। 1809 से 1839 तक कंपनी के साथ राजा रणजीत सिंह के संबंध स्पष्ट रूप से पूर्व की कमजोर स्थिति का संकेत देते हैं। यद्यपि वह अपनी कमजोर स्थिति के प्रति सचेत था, उसने अन्य भारतीय राजकुमारों के गठबंधन को संगठित करने या शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। जून 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के साथ उनके साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया शुरू हुई। पंजाब। रणजीत सिंह के बाद कोट गुटों की शुरुआत। रणजीत सिंह का इकलौता वैध पुत्र और उत्तराधिकारी खराकी सिंह कुशल नहीं थे और उनकी संक्षिप्त अवधि के दौरान शासन अदालती गुट सक्रिय हो गए। खड़क सिंह का अचानक 1839 में मृत्यु और उनके बेटे प्रिंस की आकस्मिक मृत्यु। निहाल सिंह, जब वह अपने पिता के अंतिम संस्कार से लौट रहे थे, ने पंजाब में अराजकता की स्थिति पैदा कर दी। लाहौर के सिंहासन पर कब्जा करने के लिए विभिन्न समूहों की योजनाओं और काउंटर योजनाओं ने अंग्रेजों द्वारा निर्णायक कार्रवाई का अवसर प्रदान किया। सेना सिख राज्य का स्तंभ जितनी दिखती थी, उससे कहीं कम मजबूत थी। रणजीत सिंह के सक्षम सेनापति मोखमा चंद, दीवान चंद, हरि सिंह नलवा और रामदयाल पहले ही मर चुके थे। भुगतान की अनियमितता के कारण सैनिकों में पहले से ही असंतोष बढ़ रहा था। अयोग्य अधिकारियों की नियुक्ति के कारण अनुशासनहीनता हुई। लाहौर सरकार ने अंग्रेजी कंपनी के साथ दोस्ती की नीति को जारी रखते हुए ब्रिटिश सैनिकों को अपने क्षेत्र से गुजरने की अनुमति दी, एक बार जब वे अफगानिस्तान से भाग रहे थे और फिर जब वे अपनी हार का बदला लेने के लिए अफगानिस्तान वापस जा रहे थे। इन मार्चों के परिणामस्वरूप पंजाब में हंगामा और आर्थिक अव्यवस्था हुई। रानी जिंदल और दलीप सिंह निहाल सिंह की मृत्यु के बाद रणजीत सिंह का एक और पुत्र शेर सिंह सफल हुआ, लेकिन 1843 के अंत में उसकी हत्या कर दी गई। इसके तुरंत बाद रणजीत सिंह के एक नाबालिग बेटे दलीप सिंह को रानी के साथ महाराजा घोषित किया गया। रीजेंट के रूप में जिंदन और वजीर के रूप में हीरा सिंह डोगरा। हीरा सिंह खुद एक अदालती साजिश का शिकार हो गया और 1844 में उसकी हत्या कर दी गई। नए वजीर रानी जिंदन के भाई जवाहर सिंह जल्द ही सेना की नाराजगी का शिकार हो गए और उन्हें पदच्युत कर दिया गया और 1845 में उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। लाल सिंह रानी जिंदन के प्रेमी सेना को अपने पक्ष में जीत लिया और उसी वर्ष वजीर बन गए और तेजा सिंह को सेना के कमांडर के
और तेजा सिंह को सेना के कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया। प्रथम आंग्लो सिख युद्ध 1845-46। कारण पहले एंग्लो सिख युद्धों के प्रकोप को सिख सेना की नदी पार करने की कार्रवाई के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। 11 दिसंबर 1845 को सतलुज इसे एक आक्रामक के रूप में देखा गया युद्धाभ्यास जिसने अंग्रेजी को औचित्य प्रदान किया। युद्ध की घोषणा हालांकि कारण बहुत अधिक जटिल थे और इस प्रकार सूचीबद्ध किया जा सकता है। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद लाहौर साम्राज्य में अराजकता जिसके परिणामस्वरूप एक शक्ति हुई। लाहौर के दरबार के बीच वर्चस्व के लिए संघर्ष और हमेशा शक्तिशाली और तेजी से बढ़ती स्थानीय सेना सिख सेना के बीच संदेह उत्पन्न हो रहा है। 1841 में ग्वालियर और सिंध पर कब्जा करने के लिए अंग्रेजी सैन्य अभियान और 1842 में अफगानिस्तान में अभियान और अंग्रेजी सैनिकों की संख्या में वृद्धि। लाहौर साम्राज्य के साथ सीमा के पास तैनात। युद्ध का कोर्स युद्ध दिसंबर 1845 में ब्रिटिश पक्ष में 20,000 से 30,000 सैनिकों के साथ शुरू हुआ, जबकि सिखों के पास लाल सिंह की समग्र कमान के तहत लगभग 50,000 पुरुष थे। लेकिन लाल सिंह और तेजा सिंह के विश्वासघात ने मुद्दकी 18 दिसंबर 1845, फिरोज शाह 21-22 दिसंबर 1845, बुडेलवाल अलीवाल 28 जनवरी 1846 और सोबराव फरवरी में सिखों को लगातार 5 हार का कारण बना दिया। 1846 20 फरवरी 1846 को लाहौर बिना किसी लड़ाई के ब्रिटिश सेना के हाथों गिर गया। लाहौर की संधि 8 मार्च 1846 प्रथम आंग्लो सिख युद्ध की समाप्ति ने सिखों को 8 मार्च 1846 को एक अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। लाहौर की संधि की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थीं। अंग्रेजों को 1 करोड़ रुपए से अधिक की युद्ध क्षतिपूर्ति दी जानी थी। जालंधर, दोआब, ब्यास और सतलुज के बीच को कंपनी के प्रभुत्व में मिला लिया गया था। हेनरी लॉरेंस के अधीन लाहौर में एक ब्रिटिश निवासी की स्थापना की जानी थी। सिख सेना की ताकत कम हो गई थी। दलीप सिंह को रानी जिंदन के अधीन शासक के रूप में और लाल सिंह को वजीर के रूप में मान्यता दी गई थी। चूंकि सिख पूरी युद्ध क्षतिपूर्ति का भुगतान करने में सक्षम नहीं थे, इसलिए जम्मू सहित कश्मीर को गुलाब सिंह को बेच दिया गया था और उसे कंपनी को कीमत के रूप में 75 लाख रुपए का भुगतान करना था। गुलाब सिंह को कश्मीर के हस्तांतरण को 16 मार्च 1846 को एक अलग संधि द्वारा औपचारिक रूप दिया गया था। भैरोवाल की संधि कश्मीर के मुद्दे पर लाहौर की संधि से सिख संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया। दिसंबर 1846 में भैरोवाल की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि के प्रावधानों के अनुसार रानी जिंदन को रीजेंट के रूप में हटा दिया गया और पंजाब के लिए एक काउंसिल ऑफ रीजेंसी की स्थापना की गई। परिषद में 8 सिख सरदार शामिल थे, जिसकी अध्यक्षता अंग्रेजी निवासी हेनरी लॉरेंस ने की थी। दूसरा आंग्लो सिख युद्ध 1848-49। कारण प्रथम आंग्लो सिख युद्ध में हार और लाहौर और भैरोवाल की संधियों के प्रावधान सिखों के लिए अत्यधिक अपमानजनक थे। रानी जिंदन के साथ अमानवीय व्यवहार, जिसे एक पेंशनभोगी के रूप में बनारस भेजा गया था, ने सिखों की नाराजगी को और बढ़ा दिया। मुल्तान के गवर्नर मूलराज को वार्षिक राजस्व में वृद्धि के मुद्दे पर एक नव सिख गवर्नर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। मूलराज ने विद्रोह किया और नए राज्यपाल के साथ आए 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। विद्रोह को दबाने के लिए शेर सिंह को भेजा गया था, लेकिन वह खुद मूलराज में शामिल हो गया, जिससे मुल्तान में एक जन विद्रोह हुआ। इसे युद्ध का तात्कालिक कारण माना जा सकता है। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, एक कट्टर विस्तारवादी,
को पंजाब को पूरी तरह से मिलाने का बहाना मिला। युद्ध का कोर्स। लॉर्ड डलहौजी स्वयं पंजाब के लिए रवाना हुए। पंजाब के अंतिम विलय से पहले 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी गईं। यह 3 युद्ध थे। कंपनी के कमांडर इन चीफ सर ह्यूग गॉफ के नेतृत्व में रामनगर की लड़ाई। चिल्हानवाला की लड़ाई जनवरी 1849। गुजरात की लड़ाई 21 फरवरी 1849। सिख सेना ने रावलपिंडी में आत्मसमर्पण कर दिया और उनके अफगान सहयोगियों को भारत से खदेड़ दिया गया। गुजरात झेलम नदी के किनारे बसा एक छोटा सा शहर है। परिणाम युद्ध के अंत में आया। 1849 में सिख सेना और शेर सिंह का आत्मसमर्पण। पंजाब का विलय और उनकी सेवाओं के लिए अरफ डलहौजी को ब्रिटिश संसद का धन्यवाद दिया गया और पीयरेज में मार्क्विस के रूप में पदोन्नति दी गई। पंजाब पर शासन करने के लिए 3 सदस्यीय बोर्ड की स्थापना, जिसमें लॉरेंस बंधु, हेनरी और जॉन और चार्ल्स मैनसेल शामिल थे। 1853 में बोर्ड को रद्द कर दिया गया था और पंजाब को एक मुख्य आयुक्त के अधीन रखा गया था। जॉन लॉरेंस पहले बने मुख्य आयुक्त। आंग्ल सिख युद्धों का महत्व। आंग्ल सिख युद्धों ने दोनों पक्षों को एक दूसरे के युद्ध कौशल के लिए परस्पर सम्मान दिया। सिखों को 1857 के विद्रोह में और 1947 में भारतीय स्वतंत्रता तक कई अन्य अभियानों और युद्धों में ब्रिटिश पक्ष से निष्ठापूर्वक लड़ना था। के माध्यम से ब्रिटिश सर्वोच्चता का विस्तार। प्रशासनिक नीति। ब्रिटिश सर्वोच्चता के शाही विस्तार और सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया कंपनी द्वारा 1857 की अवधि के दौरान 2 तरफा तरीके से की गई थी। एक, विजय या युद्ध द्वारा विलय की नीति, और बी, कूटनीति और प्रशासनिक तंत्र द्वारा विलय की नीति। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि कैसे कंपनी ने बंगाल, मैसूर, मराठों और सिखों जैसी प्रमुख भारतीय शक्तियों को एक एक करके मुख्य रूप से उनके खिलाफ और काफी छल से युद्ध करके पराजित और अधीन किया। लेकिन कई अन्य शक्तियों के मामले में अंग्रेजों ने कूटनीतिक और प्रशासनिक नीतियों को लागू किया। इस संदर्भ में हम वारेन हेस्टिंग्स की रिंग फेंस नीति, वेलेस्ली की सहायक गठबंधन की प्रणाली और डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के उदाहरणों का हवाला देते हुए देख सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन का विस्तार कैसे हुआ। रिंग बार की नीति। वारेन हेस्टिंग्स ने ब्रिटिश शासन के एक महत्वपूर्ण दौर में गवर्नर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला जब अंग्रेजों को मराठों, मैसूर और हैदराबाद के शक्तिशाली संयोजन का सामना करें। उन्होंने रिंग फेंस की नीति का पालन किया, जिसका उद्देश्य कंपनी की सीमाओं की रक्षा के लिए बफर जोन बनाना था। मोटे तौर पर यह अपने स्वयं के क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए अपने पड़ोसियों की सीमाओं की रक्षा की नीति थी। वारेन हेस्टिंग्स की यह नीति मराठों और मैसूर के खिलाफ उनके युद्ध में परिलक्षित हुई। कंपनी के प्रदेशों के लिए मुख्य खतरा अफगान आक्रमणकारियों और मराठों से था। इन खतरों से बचाव के लिए कंपनी ने अवध की सीमाओं की रक्षा को इस शर्त पर व्यवस्थित करने का बीड़ा उठाया कि नवाब बचाव करने वाली सेना का खर्च वहन करेगा। उस दौरान अवध की रक्षा ने बंगाल की रक्षा का गठन किया। इस प्रकार रिंग फेंस प्रणाली के तहत लाए गए राज्यों को बाहरी आक्रमण के खिलाफ सैन्य सहायता का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अपने खर्च पर। दूसरे शब्दों में, इन सहयोगियों को सहायक बलों को बनाए रखने की आवश्यकता थी, जिन्हें कंपनी के अधिकारियों द्वारा संगठित, सुसज्जित और नियंत्रित किया जाना था, जिन्हें बदले में इन राज्यों के शासकों द्वारा भुगतान किया जाना था। वेलेस्ली की सहायक गठबंधन की नीति वास्तव में रिंग बार प्रणाली का विस्तार थी, जिसने भारतीय राज्यों को ब्रिटिश सरकार पर निर्भरता की स्थिति में कम करने की मांग की थी। सहायक गठबंधन प्रणाली का इस्तेमाल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा किया गया था, जो भारत में साम्राज्य बनाने के लिए 1798-1805 तक गवर्नर जनरल थे। प्रणाली के तहत
सहयोगी भारतीय राज्य के शासक को अपने क्षेत्र में एक ब्रिटिश सेना की स्थायी तैनाती को स्वीकार करने और इसके रखरखाव के लिए सब्सिडी का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया था। भारतीय शासक को अपने दरबार में एक ब्रिटिश निवासी की नियुक्ति के लिए राजी होना पड़ा। भारतीय शासक कंपनी के पूर्व परामर्श के बिना किसी भी यूरोपीय को अपनी सेवा में नियुक्त नहीं कर सकता था। न ही वो गवर्नर जनरल से परामर्श किए बिना युद्ध में जा सकता था या किसी अन्य भारतीय शासक के साथ बातचीत नहीं कर सकता था। इस सब के बदले में अंग्रेज शासक को उसके शत्रुओं से बचाते थे और संबद्ध राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाते थे। वेलेस्ली के सुदृढ़ीकरण के पीछे के उद्देश्यों में से एक सहायक गठबंधन प्रणाली का उद्देश्य फ्रांसीसियों को भारत में अपने प्रभाव को पुनर्जीवित करने और विस्तार करने से रोकना था। इस समय के आसपास पूर्व की ओर नेपोलियन के अभियान का डर अंग्रेजों के लिए बहुत वास्तविक था, जिन्होंने महसूस किया कि फ्रांसीसी भारत के पश्चिमी तट पर मॉरीशस के अपने उपनिवेश से हमला कर सकते हैं। इसलिए गठबंधन संधि में खंड भारतीय शासकों को उनकी सेवा से यूरोपीय अंग्रेजों के अलावा को बर्खास्त करने और किसी को भी रोजगार नहीं देने की संधि करता है। इस प्रणाली के माध्यम से कंपनी सामरिक स्थानों पर अपनी सेना तैनात कर सकती थी और फ्रांसीसी को खाड़ी में रख सकती थी। इसके अलावा सहायक गठबंधन भारतीय राज्यों पर कंपनी की पकड़ का विस्तार करेगा और धीरे धीरे अधिक से अधिक क्षेत्रों को कंपनी के पाले में लाएगा। भारतीय शासकों ने सुरक्षा खरीदकर अपनी स्वतंत्रता खो दी। वे ब्रिटिश प्रेसिडेंट के हस्तक्षेप से मुक्त नहीं थे। उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों के लिए भुगतान करते हुए अपना अधिकांश राजस्व खो दिया। साथ ही गठबंधन ने भारतीय शासकों को कमजोर और गैर जिम्मेदार बना दिया। प्रजा का शोषण किया गया और दमनकारी शासकों को अपदस्थ करना व्यवहारिक रूप से असंभव था, क्योंकि वे अंग्रेजों द्वारा संरक्षित थे। विकास और पूर्णता। यह संभवतः डुप्लेक्स था, जिसने सबसे पहले भारतीय शासकों को उनके युद्ध लड़ने के लिए यूरोपीय सैनिकों को भाड़े पर दिया, ऐसा कहने के लिए। तब से क्लाइव के बाद से लगभग सभी गवर्नर जनरलों ने इस प्रणाली को विभिन्न भारतीय राज्यों में लागू किया और इसे पूर्णता के करीब लाया। इस सुरक्षा जाल में गिरने वाला पहला भारतीय राज्य अवध था, जिसने 1765 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत कंपनी ने नवाब की शर्त पर अवध की सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया। ऐसी रक्षा यह 1787 में था कि कंपनी ने पहली बार इस बात पर जोर दिया कि सहायक राज्य के विदेशी संबंध नहीं होने चाहिए। इसे कर्नाटक के नवाब के साथ संधि में शामिल किया गया था, जिस पर कॉर्नवालिस ने फरवरी 1787 में हस्ताक्षर किए थे। सहायक बल के रखरखाव के लिए पूर्ण संप्रभुता में क्षेत्र के आत्मसमर्पण के लिए बातचीत करने के लिए इसे एक सामान्य नियम बनाने के लिए वेलेस्ली की प्रतिभा थी। सहायक गठबंधन के आवेदन के चरण। सहायक गठबंधन के विकास में 4 चरण थे। पहले चरण में कंपनी ने किसी भी युद्ध से लड़ने के लिए अपने सैनिकों के साथ एक मित्र भारतीय राज्य की मदद करने की पेशकश की, जिसमें राज्य शामिल हो सकता है। दूसरे चरण में भारतीय राज्य के साथ एक सामान्य कारण बनाना शामिल है, जो अब मित्रवत है और अपने साथ क्षेत्र को ले रहा है, अपने सैनिक और राज्य के। अब तीसरा चरण आया, जब भारतीय सहयोगी से पुरुषों के लिए नहीं बल्कि पैसे के लिए कहा गया। बदले में कंपनी ने वादा किया कि वह ब्रिटिश अधिकारियों के अधीन सैनिकों की एक निश्चित संख्या में भर्ती, प्रशिक्षण और रखरखाव करेगी, और यह कि शासक को उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए और हमलावरों को बाहर रखने के लिए भी उपलब्ध होगा। चौथे या अंतिम चरण में पैसा या सुरक्षा शुल्क तय किया गया था, आमतौर पर उच्च स्तर पर। जब राज्य समय पर पैसे का भुगतान करने में विफल रहा, तो उसे भुगतान के बदले अपने क्षेत्रों के कुछ हिस्सों को कंपनी को सौंपने के लिए कहा गया। राज्य के मामलों में कंपनी का प्रवेश शुरू हो गया था,
अब यह ब्रिटिश निवासी संधि के तहत राज्य की राजधानी में स्थापित के लिए होगा कि वह अंतिम विलय की प्रक्रिया को शुरू करे, बनाए रखे और तेज करे। राय वेलेस्ली ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को भारत के ब्रिटिश साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। भारत में एक राजनीतिक शक्ति से कंपनी भारत में सर्वोच्च शक्ति बन गई और पूरे देश को अपने एकमात्र संरक्षक के रूप में दावा किया। वेलेस्ली के समय से ही भारत की रक्षा की जिम्मेदारी कंपनी की थी। सिडनी जे ओवन वेलेस्ली के डिस्पैच से चयन। जिन राज्यों ने गठबंधन को स्वीकार किया, सहायक प्रणाली को स्वीकार करने वाले भारतीय राजकुमार थे। हैदराबाद के निजाम सितंबर 1798 और 1800, मैसूर के शासक 1799, तंजौर के शासक अक्टूबर 1799, अवध के नवाब नवंबर 1801, पेशवा दिसंबर 1801, बरार के भोंसले राजा दिसंबर 1803, सिंधिया फरवरी 1804, जोधपुर, जयपुर, मचेरी, बूंदी के राजपूत राज्य और भरतपुर के शासक 1818। 1818 में सहायक गठबंधन को स्वीकार करने के लिए होलकर अंतिम मराठा संघ थे।